नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग माधव निदान का जो हम लोगों ने सारे श्वास ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आगे का जो है कि अगर पित्तानुबंधी रहता है श्वास तो उसको प्रथमक संज्ञा मिल जाती है, और उसी तरह से अगर और भी कुछ कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं तो उसको संतमक श्वास बोलते हैं। तो वह हम लोग आज देखेंगे, और जिसको भी बोलना है वो कृपया हैंड रेस करिए। तो क्योंकि आप लोगों ने जो भी अनुभव किए हैं वो हम यहाँ पे रोज चर्चा करते हैं, तो जो लोग भी बोलना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करिएगा। हम लोग आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है प्रथमक श्वास के लक्षण। श्लोक नंबर 35 और 36 हम लोग देखेंगे। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ज्वर मूर्छा परितस्य विद्यात् प्रथमकम तु तम उदावर्त रजो जीर्ण क्लिन्न काय निरोधजः तमसा वर्धतेत्यर्थम शितेश्चाशु प्रशाम्यति मजस्तम मजस्त मजस्तस्तम शिवास्य विद्यात् संतमकम तु तम। इतना बढ़िया बता रहे हैं। संतमक श्वास और प्रथमक श्वास इसको जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला है कि यदि पूर्वोक्त तमक श्वास की पित्तानुबंध विशेषा अवस्था जन्य प्रथमक श्वास संज्ञा वर्णन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि ज्वर होता है, मतलब इसमें पित्त वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। श्वास तो है ही, लेकिन श्वास के साथ में ज्वर है, मतलब फीवर आ रहा है बहुत ज्यादा, पेशेंट मूर्छित हो जा रहा है, तो उस तमक श्वास की अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रतमक श्वास। उसी तरह से अगर पेशेंट को अब संतमक श्वास बता रहे हैं, ये क्योंकि हमारे पास ऐसे मतलब ग्रंथों में लिखा है, चरक संहिता में भी लिखा है, अपने काय चिकित्सा की भी किताबों में लिखा है कि प्रथमक और संतमक इनको जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर रोगी को उदावर्त हो रहा है, उदावर्त रजो जीर्ण क्लिन्न काय निरोधजा, मतलब उदावर्त हो रहा है, फिर उसको ऐसे रजो जीर्ण मतलब गर्द गुबार जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर अजीर्ण हो रहा है बहुत ज्यादा, फिर उसी तरह से बुढ़ापा, मतलब ऐसे बुढ़ापा बहुत ज्यादा आ रहा है, क्लिन्न काय, फिर उसके बाद में वेगावरोध, इन सब प्रधान रूप से हो जाते हैं, आदि कारण प्रधान रूप से हो जाते हैं। और क्योंकि उदावर्त के वजह से भी अगर श्वास लग रहा है तो उसको संतमक बोलेंगे। गर्द गुबार, बहुत ज्यादा धूल वगैरह चला गया शरीर में, उसके वजह से भी सांस फूलने लगता है, तो उसको बोलते हैं संतमक श्वास। अजीर्ण बहुत ज्यादा हो गया, मतलब खाना पच नहीं रहा है, उसके वजह से सांस फूलने लगा, तो उसको भी हम लोग ये संतमक श्वास बोलते हैं। बुढ़ापा की वजह से भी सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है, तो उसको संतमक बोलते हैं। एक कल मेरे पास बाबा है, तो वो क्या बोले, उनको ना बहुत सारा ऐसे कंडीशन है, मतलब उनका एज 70 ईयर्स है, और वो बोले कि मैं कपड़ों का बिजनेस करता हूँ, और मेरे दो बेटे हैं, बड़े बेटे ने मेरे को बिजनेस में लॉस करवा दिया, तो मुझे ये अभी बहुत ज्यादा मुझे ये काम करना पड़ रहा है, और मैं एलोपैथी का दवाई ले रहा हूँ,
और उनको रिपोर्ट दिखाए तो उन्होंने कहा ऐसा पता चला कि फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स हुआ है। फिर उसके बाद में बाइकस्पेड वॉल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पेड वॉल रिगर्जिटेशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और वो थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के आए मेरे पास, तो इतना सांस फूल रहा था। बोले मैं मेरे को इतना ज्यादा बुरा और बहुत ही कृश का ऐसे दिख रहे थे। तो और बोले कि मेरे को बिजनेस में भी इतना लॉस हो रहा है अभी, ये कोरोना के टाइम पे मेरा बिजनेस नहीं चढ़ पा रहा है, तो मैं ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रहा हूँ। और एलोपैथी का तो मैं दवाई ले रहा हूँ, पंप वगैरह ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को फाइब्रोसिस का परमानेंट इलाज नहीं बता रहे हैं वो लोग। और इसके लिए हार्ट का जो वॉल्स में रिगर्जिटेशन हो रहा है उसका भी कोई इलाज नहीं है। मेरे को बहुत ज्यादा सांस फूलता है और मैंने देखा तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ था। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि बुढ़ापा की वजह से जो सांस फूलता है, तो वो सच में, और जो ये सिम्टम होता है वही सिम्टम्स देखे थे। फिर वेगावरोध जन्य, मतलब वेगों को, मल मूत्र अपान वायु को अगर रोकते हैं उसकी वजह से सांस फूलता है बहुत ज्यादा, तो इसको बोलते हैं संतमक श्वास। इसमें इसमें क्या रहता है, तमसा बढ़ देते अत्यर्थम। इसमें अंधकार के समय, मतलब रात में, या कृष्ण पक्ष जब आता है, जब मतलब पूर्णिमा से, मतलब पूरा चांद से पूरा अमावस्या तक जब हो रहा है, कृष्ण पक्ष में ये बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है। अमावस्या को तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब भी अंधकार रहता है। तमसा वर्धते अत्यर्थम। फिर बोल रहे हैं कि तमोगुणजन क्रोधादि से अत्यंत बढ़ जाता है। मतलब अगर तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ गए ना तो ये और ज्यादा बढ़ जाता है, और शीतल पदार्थों से शांत हो जाता है। अब यहाँ पे भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए सितेश चाशु प्रशाम्यति। हम लोग अपोजिट शीतल चीज देंगे तो थोड़ा पेशेंट को रिलैक्स लगेगा। श्वास के वेग के समय रोगी अपने आप को अंधकार में डूबा हुआ समझता है। मजस्तमसी वास्य विद्या संतमकम तूतम। ये और वो भी पेशेंट को ऐसे ही हो रहा था, उनको इस सारे पित्त के सिम्टम्स दिख रहे थे और वो बोल रहे थे कि मैं कुछ ठंडा चीज ले लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन नॉर्मली यूजुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। और वो बोल रहे थे मेरे को अपने आप अंधकार में डूबा हुआ ऐसा मुझे लगता है, और मुझे इतना तकलीफ होती है, इतना तकलीफ होती है कि सर दर्द होने लगता है, इतना सांस फूल रहा था उनका। अब इसी को टीकाकार क्या बोलते हैं, तमकस्य व्यपित्तानुबंधित्वात् ज्वरादि योगेन प्रथमक संज्ञा माह ज्वर इत्यादि। मतलब पूर्वोक्त तमक श्वास में ही, मतलब ये तमक श्वास के ही कंडीशन में अगर पित्तानुबंधी हो जाते हैं, मतलब पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और उसमें ज्वरादि हो जाते हैं, तो उसकी प्रतमक संज्ञा हो जाती है, इसी का निर्देश करते हैं। फिर ज्वर इत्यादि से बता रहे हैं, ज्वर और मूर्छा से युक्त श्वास को ज्वर मूर्छा परित कहते हैं। ज्वर के कारण जो मूर्छा होती है उस मूर्छा को ज्वर से युक्त ज्वर परित मूर्छा कहते हैं, ऐसा जटाचार्य जी का मत है। ज्वर मूर्छाभ्याम परितो ज्वर मूर्छा परितः ज्वरेण मूर्छा ज्वर मूर्छेति जटः। एतस्यैवाप कारणम लक्षणम च आह उदावर्ते इत्यादि। इसका मतलब ये है कि ज्वर, आगे बोल रहे हैं कि इसी को अब कारण जन्य लक्षण भी कहते हैं, उदावर्त इत्यादि। उदावर्त एक रोग विशेष होता है जिसका लक्षण ऐसा होता है कि वायु कोष्ठानुगो वृक्ष ही कषाय कटु तिक्त गई इत्यादि के द्वारा उदावर्त रोगाधिकार में कहेंगे। मतलब अगर बहुत ज्यादा रुक्ष चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं और वायु जो है कोष्ठानुग है, कोष्ठ में है और रुक्षता युक्त है, और कषाय कटु तिक्त रसात्मक द्रव्यों का सेवन ज्यादा हो रहा है तो उदावर्त हो जाता है, पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाता है। और बोल रहे हैं उदावर्तो रोग रजोधूलि अजीर्ण मादादि क्लिन्नम विदग्धम काय वेगानम निरोधा काय निरोधा अथवा क्लिन्न कायो वृद्ध नरित्याहु निरोधो वेग निरोधा अथवा कुयोगिनाम कुंभकारी रूपवात निरोध इति जटा। इसका मतलब ये है कि जब ये रज शब्द बोल रहे हैं तो धूल गर्द गुबार बोलते हैं, मतलब धूल में जाने के बाद सांस फूलने लगना। पित्त का इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन इसमें ये भी हेतु रहता है कि धूल में चले गए पेशेंट तो सांस फूलने लगा। अजीर्ण बहुत ज्यादा है, आम आदि बहुत ज्यादा बढ़ गए उसकी वजह से। क्लिन का मतलब है कि सड़ा हुआ चीज, सड़ा हुआ अन्न वगैरह खा लिया तो उसके वजह से बहुत ज्यादा श्वास लगने लगना, फ्रिज का खाना वगैरह खा लिया तो। काय निरोधा का मतलब है कि मल मूत्रादि वेगों को रोकना, काय निरोध कहलाता है। और क्लिन्न काय से ये भी मतलब है कि वृद्ध नर, मतलब जिन लोगों को बुढ़ापे की वजह से आता है, क्योंकि पूरा अंदर अवयव बहुत ज्यादा सूख जाते हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। और हाँ, और वो जो मेरे पास बाबा आए थे ना, मैंने उनको कहा कि आप घी खाएंगे तो आपको फायदा होगा, तो उन्होंने कहा हाँ,
उन्होंने ऐसा खुद भी बताया कि मैं जब खाने में घी खा लेता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सांस नहीं फूलता है, उन्होंने बताया था। यहाँ पर है कि वृद्ध लोगों को ये हो जाता है, और ऐसे बोल रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि कुयोगिना कुंभकारी रूपद्वात निरोधा इति जटा। मतलब कुयोगी जो रहता है, जो बिना सदगुरु की दीक्षा प्राप्त किए ही पुरुषों को देखकर योगाभ्यास करने की साधना करने वाले को कुयोगी कहते हैं। मतलब वो ना गुरु से ज्ञान नहीं लिया है, केवल देख देख के उसने ज्ञान लिया है, उसको कुयोगी बोलते हैं। और कुंभक, पूरक, रेचक आदि प्राणायाम विधियों का विधि रहित प्रयोग करते हैं, तब शरीर में वायु निरोध हो जाता है और उनको फिर सांस लगने लगती है। तो गुरु के गाइडेंस में नहीं लिया है उन्होंने, केवल देख देख के सोच सोच के किया है। तो उनको ये प्राणायाम विधि का विधि रहित प्रयोग करने से जो हो जाता है, तो उसको कुयोगी कहा है। ऐसा भी सिम्टम्स देखने में मिलता है। जे जटाचार्य जी ने बहुत एनालिसिस किया था उस जमाने में। फिर बोल रहे हैं कि तमसा तमसा अंधकारेण मानस दोषेण वा अत्यर्थम मिति इत्य कारणपेक्षा विशेषण वात कप्फारब्धो अपि पित्त संबंधा शीते रूप शाम्य तित्याहु। इसका मतलब यह है कि अंधकार और तमोगुण रूप मानस दोष से ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या अत्यर्थम अन्य कारणों की अपेक्षा से तम से अत्यर्थ प्रकोप हो जाता है। यद्यपि यह श्वास वात कफ से उत्पन्न होता है, तब भी इसके साथ पित्त का अनुबंध रहता है और शीत पदार्थों का सेवन से शांत हो जाता है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। फिर बोल रहे हैं संतमक प्रथमक एवेति अन्य तु दावर्ते इत्यादिना प्रथमक उपसर्ग माहुरीति जे जटा। मतलब संतमक और प्रथमक ही होता है ये दोनों। तो प्रथमक में ज्वर और मूर्छा ये सिम्टम आएंगे और पित्त के सिम्टम्स दिखेंगे सारे। और संतमक में उदावर्त की वजह से श्वास लग, पित्त भी है लेकिन उदावर्त ये हेतु रहता है, धूल लग गया, धूल का सेवन ज्यादा हो गया उसकी वजह से होता है, अजीर्ण की वजह से होता है, बुढ़ापे की वजह से होता है, फिर वेगों का रोध करने से होता है, प्राणायाम आदि करने विकृत स्वरूप से करने से होता है। तो इसमें मतलब पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है और ये भी हेतु है, तो इसलिए इसको संतमक श्वास बोलते हैं। कुछ आचार्य उदावर्त रजो जीर्ण इत्यादि पदों निर्देश संतमक को प्रतमक का उपद्रव मानते हैं। मतलब जो प्रतमक है ना उसके ही आगे का स्टेज जो है वो संतमक है, जिसमें उदावर्त वगैरह का हेतु का सेवन करते हैं, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं, ऐसा जटाचार्य जी बोलते हैं। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेज करिए। आकांक्षा मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या कि पित्त के सिम्टम्स दिख रहे हैं, ज्वर, मूर्छा और सांस फूल रहा है? कंचन मैम, अगर आपने देखे हैं तो कृपया बताइए। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, अगर आपने, हाँ जी बताइए। सर वो एक सीओपीडी वाला पेशेंट आया था ना मेरे पास, जी तो उसको जैसे मैंने तो पहले सब सोचा था कि ये कफ से रिलेटेड है, वात और कफ से, तो उसको वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट किया था। पर वो ना धीरे धीरे करके मुझे बताता था कि नहीं, मुझे पित्त, मतलब वो पित्त वाले सिम्टम्स बताता था। उसे बहुत ज्यादा पूरे हाथों पैरों में जलन होना, आंखों में जलन होना, और जो भी खाता था ना उसका मतलब जैसे ऊपर एसिड रिफ्लेक्स टाइप उसे आता था हमेशा, और पेट में कुछ ना कुछ वो पेन की कंप्लेंट करता रहता था। 15-20 डेज के बाद फिर मैंने उसमें पित्त वाली भी मेडिसिन ऐड की, तो थोड़ा सा वहां पे उसको रिलीफ लगा। पर वो जब भी आता था ना सीढ़ियाँ चढ़ के, तो बिल्कुल 5 मिनट शांति से बैठता था, उसके बाद ही वो बोल पाता था सर। बिल्कुल मतलब इतना हड्डी जैसा मतलब उसका शरीर था कि वो कितना भी खाए तो भी उसको पचता भी नहीं था कुछ, और बॉडी बनता भी नहीं था उसका कुछ। मैं उसको मतलब 3 से 4 महीने मैंने उसको देखा, पर मुझे वहां पे रिजल्ट ही नहीं आया सर। उसको सीओपीडी में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया मुझे वहां पे। वो हर बार वो आने के बाद एक ही मैंने बहुत उसके फिर हेतु निकाले सब, तो उसका हेतु में एक ही चीज मिली कि वो कुछ हार्ट प्रॉब्लम होने की वजह से, जैसे सुनते रहते हैं ना यूट्यूब पे सब यहाँ पे, तो वो विनेगर लेता था। विनेगर तो किसी ने बोला था उसको कि उसके जो ब्लॉकेजेस है वो सब खुल जाएंगे। तो वो भी एक हेतु रह सकता है ना सर कि उसका पित्त जो बढ़ा था वो विनेगर की वजह से बढ़ा हो। हाँ, हो सकता है। जी सर। पर वो कम नहीं हुआ सर, मैंने बहुत ट्राई किया वहां पे, और वो कम नहीं हुआ। उसका जो पित्त वाला सिम्टम था ना वो बिल्कुल कम नहीं हुआ, मतलब सांस में थोड़ा बहुत उसको आराम मिल ये जाता था। असली में हेतु सेवन बंद नहीं हुआ, और आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दें तो वो ठीक नहीं होगा ना। हेतु सेवन तो बंद होना चाहिए। वो आपको बोलता होगा कि मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन बंद नहीं कर रहा होगा वो सब चीज।
नहीं, बंद नहीं किया था सर, क्योंकि उसका दिमाग में ये था कि ये ब्लॉकेजेस को खोल देगा, तो वो बंद ही नहीं कर रहा था शायद इसी वजह से। और हाँ मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला था, पर वो 4 महीने के बाद फिर आया ही नहीं। हाँ, जी क्योंकि सर। वो आपको छोड़ देगा लेकिन वो चीजें नहीं छोड़ेगा जो उसको मना किया गया है। जी सर। हाँ, थैंक यू सर। एक पेशेंट ने मुझे ऐसे ही कहा कि मैं अपनी बीवी की बात नहीं मानता हूँ, आपकी बात क्यों मानूंगा। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने उसको बोला था कि अल्कोहल मत पीजिए, और आपको उनको उसको ना बहुत ज्यादा ये हो रहे थे, बल्जिंग ऑफ आईज ऐसे हो रहा था थायराइड की वजह से। आंखें बहुत ज्यादा बाहर निकल रही थी और उसको ऐसे ही सांस वगैरह फूल रहा था। और मैंने कहा कि उनकी वाइफ ने भी कहा, वो टीचर है, उन्होंने कहा कि आप इनका शराब छुड़वा दीजिए, इनको सब ऐसे ही तकलीफ हो रही है। तो वो मुझे बोला कि मैं शराब पीता हूँ ना, तो मैं और कॉन्शियस होकर ड्राइव करता हूँ, मेरा दिमाग और ज्यादा अच्छा चलता है। तो मैंने कहा नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसने मुझे फोन करके स्पेशली कहा कि मैं अपनी वाइफ की बात नहीं मानता हूँ, आपकी बात क्यों मानूं। तो मैंने कहा कि आप किसी की बात नहीं मानते तो आप मेरे पास मत आइए। उसको बुरा लगा कि आपने ऐसे क्यों कहा। मैंने कहा कि आप मेरी बात नहीं मान रहे तो क्यों आ रहे, मैं क्या टाइम पास के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और किसी को अगर कुछ बोलना है तो कृपया हैंड रेज करिए, कृपया हैंड रेज करिए जो बोलना चाहते हैं। आप लोगों ने ऐसे प्रथमक और संतमक श्वास के पेशेंट देखे हैं तो कृपया अपना अनुभव बता सकते हैं। डॉक्टर पवन कुमार जी, आपने पेशेंट देखे हैं? अगर देखे हैं तो हैंड रेज करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभात पांडा जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? प्रभात पांडा जी। जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे? हाँ सर, अब से ऑलमोस्ट ऐसे ही मिलते हैं सर, अलग अलग केसेस। कहाँ हाँ फीवर के साथ डिस्निया में आते हैं, सीओपीडी में आते हैं। तो हाँ कहाँ जैसे कि आपने बताया ओल्ड एज का केस होता है, कोई डस्ट एलर्जी का होता है, कोई क्रूस शरीर का होता है, वो हार्ट डिजीज इन्वॉल्व होता है। ये उदावरत अजीर्ण का भी केस है, तो ये अक्सर मिलते हैं सर, फ्रिक्वेंटली मिलते हैं सर। हाँ और यहाँ जो हेतु के हिसाब से ही जो डायग्नोसिस अगर हम प्रॉपर करते हैं तो रेस्पॉन्स मिल जाता जी। तो आप लोग क्या ट्रीटमेंट क्या देते हैं? अभी तक तो मैं वो मतलब जैसे कि व्याधि प्रत्यनिक ही होता था सर, अभी पता चल रहा है कि कैसे आगे कर सकते हैं। जैसे कि तमक श्वास का जो आता है, जो सीओपीडी का जो आता है, तो हाँ उसको वो श्वासकाश चिंतामणि, वो श्वास कुठार रस कनका सव, ऐसे हरिद्रा खंड कभी कभार ऐसे ही तो ठीक हो जाते हैं ये सब में। और बुखार है तो जी। हाँ, मतलब ऐसे 220 सिम्टम्स के देते हैं आप? जी जी। ठीक है, और थैंक। अगर हाँ बाकी हार्ट डिजीज का कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए डिस्निया है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर ठीक है अलग हो जाए। जी। जी ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आपने हैंड रेज किया है, जो लोग भी बोलना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करिए। सरोज मिश्रा जी, आप बोलिए। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। सर एक जो केस आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एक बुजुर्ग आपके पास आए थे, उनको फाइब्रोसिस था और हार्ट में इन्वॉल्वमेंट था, मिट्रल वाल्व का, ट्राइकस्पिड हाँ वाल्व का। हाँ तो इस तरीके के केसेस काफी बहुतायत में देखने को मिलते हैं जिनमें सांस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। हाँ और जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फाइब्रोसिस हो रही है लंग में, हम्म तो हम लोग जनरली ट्रीटमेंट देते हैं उसमें सीओपीडी का। हम्म मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इसमें एयर ट्रैक्ट में। हम्म तो जो फाइब्रोसिस वाला हमारी डिसीज होती है वो थोड़ा सा उससे काफी डिफरेंट टाइप की है, कि हम्म वो एयर ट्रैक्ट की डिसीज है नहीं। हम्म एयर ट्रैक्ट का जो लास्ट वाला हिस्सा एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई से जब एयर का ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड में, हम्म इंड स्टेज में, इंड स्टेज में एल्वियोलाई से जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो वहां पे बड़ी थिन सी लाइनिंग है एक। उस थिन लाइनिंग के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो वो थिन लाइनिंग को अगर जो हम शरीर से बाहर निकाल के देखते हैं तो वो इतना बड़ा एरिया लंग का कवर करता है जैसे टेनिस का कोर्ट। हम्म
उसी पार्ट को इंटरस्टिशियम कहा जाता है। उस इंटरस्टिशियम में दो तरीके की डिसीजेस संभव हैं, एक तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए और दूसरा उसमें कोई जख्म आ जाए। इन्फ्लेमेशन का इलाज तो संभव है लेकिन जख्म का इलाज संभव नहीं है। वही जख्म जो होता है उसी को हम लंग की फाइब्रोसिस बोलते हैं। एलोपैथ में भी इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल है और केवल दो तरीके की ड्रग परफेनिडोन एंड निंटाडेनिविस अभी तक अवेलेबल हैं। अच्छा, तो ये जो फाइब्रोसिस है इसी को हम और अगर जो आगे देखते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज जो होती हैं, कम से कम 200 टाइप की इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज या 200 से ज्यादा टाइप की इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज अवेलेबल हैं। उसी का एक हिस्सा सार्काइडोसिस या सार्काइड मटेरियल बन जाता है, उसको कहते हैं। तो इसमें जो मॉडर्न पैथोलॉजी है वो कंफर्म कैसे करती है, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसमें देखते हैं कि उसमें ड्राई कफ रहता है, जो कि टीबी के मरीज जैसे लक्षण ये पेशेंट दिया करते हैं। लेकिन टीबी से अंतर क्या रहता है कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज में ज्यादातर और विशेष तौर पे सार्काइडोसिस में ड्राई कफ रहता है। इसके अलावा वजन गिरता है, तो वहां पे भी लगता है कि कहीं इसको टीबी तो नहीं है, वजन दोनों ही बीमारियों में गिरता है। अच्छा, तीसरी चीज, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज को पहचानना 10 सेकंड का काम है। इन सारी डिसीजेज में नेल की क्लबिंग हुआ करती है, नेल का बेड सूज जाया करता है, तो क्लबिंग अगर अवेलेबल है। अच्छा, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम अगर जो CD4:CD8 रेशियो जो कि जनरली 2:1 होता है, इस तरीके की बीमारियों में 3.5:1 से ज्यादा हो जाया करता है, तब तो इसको हम सार्काइडोसिस की कैटेगरी में ले जाते हैं। और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा HRCT है। HRCT में अलग अलग इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज में HRCT पैटर्न अलग अलग हुआ करता है। चेस्ट एक्सरे में हमको उसमें दिखाई देगा कुछ जाल सा बना हुआ फेफड़े में, ये सब चीजें। तो ये एक तरीके की इसका ट्रीटमेंट। अच्छा, इसी फाइब्रोसिस को कई बार हम लंग कैंसर कह दिया करते हैं क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। अच्छा, कुछ कई बार क्या होता है कि हमने अभी तक यहाँ पे देखा कि संतमक श्वास में वात कफ के साथ। आपका आवाज चला गया। आप सरोज मिश्रा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा जी। सरोज मिश्रा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। वाल्व होता है मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व की दो तरीके की मेनली बीमारियां, एक तो मिट्रल स्टेनोसिस, दूसरा मिट्रल। सरोज मिश्रा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है नेटवर्क में। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेज करिए प्लीज। किसी को कुछ बताना है तो हैंड रेज करिए। सरोज मिश्रा जी का नहीं हो पा रहा है, कुछ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्टर हनुमंत राय जी हैं, आपने कुछ केस ग्रुप में डाला है जो रिजल्ट आ गया है, उसको अनम्यूट करके बताइए कृपया। डॉक्टर हनुमंत राय जी, डॉक्टर हनुमंत राय जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर हनुमंत राय जी सो गए क्या? ठीक है, हम बाद में इनसे बात करेंगे। अभी हम शुद्ध श्वास के लक्षण देखते हैं। शुद्ध श्वास के लक्षण, इसके बारे में किसी को संतमक और प्रतमक के बारे में कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। हनुमंत राय जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं आपके वो पेशेंट के बारे में? जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। दिसंबर 2021 में सर एक महिला पेशेंट आई जिसका RA फैक्टर पॉजिटिव था जी। उनके हस्बैंड प्रोफेसर हैं यहाँ सागर में जी। तो उन्होंने सब जगह एडवाइस लिया, एलोपैथी डॉक्टर से, नेट पे देखा, सब जगह देखा, तो उनको ऐसा लगा कि RA फैक्टर इसका सही इलाज आयुर्वेद में है, तो वो सीधे अपने पास आ गए सर। जी। पेशेंट की एज 35 और मंदाग्नि और कफवर्धक आहार विहार उनका हेतु था जो मैंने उस समय निकाला। दीपन पाचन से स्टार्ट करके अपन ने आम बातारी रस, चित्कादी बटी, हिंगवाष्टक, सेहनाथ गुलगुल, ये सब चालू किया सर। जी।
बाद में गिलोय भी ऐड किया था, बीच में कुछ समय के लिए पुनर्वा मंडूर ऐड किया था, महावात विध्वंसक, प्रवाल पिष्टि स्वर्णमाक्षिक, ये सब दे के सर करीब करीब 6 या 7 महीने हो गए हैं सब। तो फाइनली उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। पहले 84 था सबसे पहले जब आई थी, तो उसके बाद 23 हुआ उनका, फिर फाइनली नेगेटिव हो गया। तो आपने पतंजलि का ही दवाई दिया सब? आप पतंजलि में ही है ना? जी सर, बाहर की भी लिखी थी कुछ दवाइयाँ। अच्छा, पतंजलि की क्या क्या दी थी जो इतना अच्छा रिजल्ट आया? पतंजलि का सर आम्बातारी रस, सेहनाथ गुग्गुल जी और हिंगवाष्टक चूर्ण, चित्का दिवटी। जी बाकी ये महावात विध्वंसक वगैरह ये दूसरी कंपनियों का लिखा था। जी। तो आपके पेशेंट का कितना मतलब सिम्टोमेटिकली क्या रिलीफ मिला है? शुरू में सर ज्यादा पेन था, सूजन थी, वो कम हो गई 1-1.5 महीने में। जी फिर करीब 3 महीने के लगभग वही ट्रीटमेंट रखा, थोड़ा बहुत चेंज किया। तो उन्होंने रिपोर्ट कराई तो 84 था जो उनका आर फैक्टर, वो 23 पे आ गया। जी फिर 2-3 महीने और सर ट्रीटमेंट चला, उसमें कुछ चेंज किए हैं मैंने, सारे प्रिस्क्रिप्शन डाले हैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। जी। और तो आपने खाने पीने का क्या परहेज बोला? खाने पीने में सर हमने जो कफवर्धक आहार विहार था वो टोटल बंद करा दिया था। वो आइसक्रीम ज्यादा खाती थी, चावल ज्यादा खाती थी, और ये उनका फर्श पे देर रात तक टाइल्स पे खड़े होके काम करने का घर में ये था, तो उसका थोड़ा सा मोजे वगैरह पहनने का, उस ये सब जो आहार विहार था पूरा उनका पूरा सर जो अपना शास्त्र क्लासिकल है वो सब कराया था मैंने। जी देखिए शशि मैम इनके पेशेंट ने पूरा पाला, इसीलिए वो इनकी मैडम ठीक हो गई पेशेंट। शशि मैडम से मैंने डिस्कस भी की थी सर इस बारे में, उन्होंने भी हेल्प की तो थी। शशि मैम क्या बोली? हाँ, उन्होंने बताया था कि अब आगे इनका इम्यूनिटी का देखना है और कब्ज ना होने पाए इसका ध्यान रखना है। हाँ और हाँ जी सर, सर से डिस्कस हुआ था, सर के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और एक मतलब बहुत अच्छी चीज थी कि पेशेंट ने एलोपैथी वगैरह नहीं खाया था, तो डायरेक्ट सर के पास आई, तो जब सर ने मेडिसिन चलाई तो और उसका मुझे लगता है सत्व भी अच्छा रहा होगा। हमारे पेशेंट के केस में कुछ कुछ चीजें वो थी, तो इस वजह से कोई तो बात नहीं। सरकार तो 1 महीने पहले डिस्कस हुआ था, तो सर ने बोला, मैंने कहा सर आपको बोलना चाहिए, आपका केस तो बहुत बढ़िया ठीक हुआ है। जी तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ और सर ने बहुत अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो अच्छा, और पेशेंट ने भी उतना फॉलो किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंट ने पूरा फॉलो किया जो मैंने बताया वो फॉलो शशि किया। मैम ने तो पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन पेशेंट ही वैसी थी, हीन तत्व की थी और निगेटिव कंप्लेनिंग ऐसे बिहेवियर था, तो इसलिए तो वो फेल हो गया। अभी भी सर वो कूलर में सोते हैं, कभी कभी तो उनको दर्द होता तो पंखे में सोते हैं। उन्होंने ऐसा कर लिया कि हमारा एसी में नहीं सोते ना? हाँ, एसी में नहीं सर, कूलर के सामने सोते तो कभी पेन होता, लेकिन अब वो पंखे में सोते हैं। हाँ नहीं तो फिर आके झगड़ा करेंगे कि आपका परहेज इतना है कि एसी में नहीं सोने देते। नहीं नहीं सर, एसी का नहीं, उनको हाँ। पंखा। जी बहुत अच्छा बताया आपने। जी सर, थैंक यू सर। इससे दूसरे नए लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कर सकते हैं, जी हमको भी। जी हाँ सर, ये सब आपके वजह से है सर, आपका आशीर्वाद। जी ठीक है, आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, ऐसी शुभकामनाएं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो अभी हम शुद्र श्वास के लक्षण देखते हैं। 37, 38, 39 और 40 नंबर का श्लोक देखिए। किसी ने शुद्र श्वास, और आप लोगों ने देखे हैं कि शुद्र श्वास के पेशेंट कैसे होते हैं? किसी को कुछ बताना है तो हैंड रेज करिए। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि रुक्षायासोद्भवो रुक्षायासोद्भवः कोष्ठे शुद्रो वात उदीरयन् शुद्र श्वासो न सो अत्यर्थम दुःखेनांग प्रबाधकः हिनस्ति न च गात्राणि न च दुःखो यथेत्तरे न च भोजन पानानां निरुध्य युचितां गतिं नेन्द्रियाणां व्यथां नापि काञ्चिदापादये द्रुजम् स साध्य युक्तो बलिनः सर्वे चाव्यक्त लक्षणाः शुद्र साध्यो मतस्तेषां तमकः कृच्छ उच्यते त्रयः श्वासा न सिद्ध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च। इसमें इतना बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं और एकदम ऐसे ही पेशेंट आते हैं। इसमें ऐसे बोल रहे हैं, और ये शुद्र श्वास है, इसको हमेशा याद रखिए कि इसमें इंटेंसिटी थोड़ा कम रहता है, और ये पेशेंट ना हम लोग थोड़ा सा चिकित्सा करते हैं तो साध्य हो जाता है। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि रुक्षायसोद्भवः, मतलब वृक्ष पदार्थों का अधिक सेवन करने से
किसी ने ना और वो मेरे पास कल जो बाबा आए थे वो यही बता रहे थे कि मैं खाना खुद बनाता हूँ, मुझे अपने बहू का और अपने वाइफ का खाना पसंद नहीं। तो मैंने कहा क्या खाते हैं, तो बोले कि मैं वड़ा पाव खा लेता हूँ, कभी चना भुना हुआ खा लेता हूँ, कभी मैं चुरमुरा खा लेता हूँ, कभी चना भुना हुआ, ऐसे वो मतलब रुक्ष चीजें ही खा रहे थे। और कभी चूड़ा खा लेता हूँ। तो रुक्ष पदार्थों का अधिक सेवन करने से और अधिक दौड़ने से, आयास हो, अधिक दौड़ने से या अन्य परिश्रम के कार्यों को करने से, मतलब जैसे जिम में गए वहां पे वजन बहुत ज्यादा उठा लिया, तो रुक्ष और आयास जन्य ऐसे करने से मनुष्य का श्वास फूल जाता है, इसको शुद्र श्वास कहते हैं। इसके वेग जो रहते हैं चिरस्थायी नहीं होते हैं, मतलब ये टेम्पररी रहता है, इसलिए इसको शुद्रोवात उदीरन ऐसे बोलते हैं। मतलब कोष्ठ में थोड़ा वायु का प्रकोप हो गया तो वायु थोड़ा प्रकोपित हुआ और इनको श्वास लगने लगता है। शुद्र श्वासो न सोत्यार्थम दुखे नांग प्रबादक, यह बहुत ज्यादा दुख नहीं देता है और श्वास उखड़ा रहता है, और जब थकावट दूर हो जाती है तो श्वास अपनी ठीक अवस्था में आ जाता है, तब कोई शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार पूर्व में महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास बताए, वो बहुत ही अत्यंत कष्टप्रद होते हैं, प्राणघातक होते हैं। तो उसी तरह से ये जो शुद्र श्वास है इतना तकलीफदायक नहीं रहता है, प्राणघातक भी नहीं रहता है, और इसमें खान पान में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है, इंद्रियों की शक्ति भी शिथिल नहीं होती है, और संपूर्ण इंद्रियां अपने अपने कार्य को ठीक ठीक करती रहती हैं, तथा शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, शरीर के सारे कार्य ठीक ठीक चलते रहते हैं, इसलिए यह श्वास साध्य कहा गया है। न च भोजक पाननम निरुणद्धि उचिताम गतिम हिनस्ति न च गात्र न च दुखो यथेतरे, मतलब इससे शरीर को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, इतना ज्यादा सिवियरिटी नहीं है, और ये भोजन पीने में या खाने में कोई तकलीफ हो रही है ऐसा भी नहीं है। नेन्द्रियाणम व्यथाम चापी किंचित आपादये दुर्गम, इंद्रियों को भी इतना ज्यादा व्यथा नहीं होती है, या फिर इससे बहुत ज्यादा रुझा भी नहीं होती है। ससाध्य उक्तो बोले न सर्वे अव्यक्त लक्षण, इसमें थोड़े अव्यक्त लक्षण ज्यादातर दिखते हैं और ये साध्य रहता है। और शुद्र साध्यो मतस्य तमका कृच्छ उच्यते, शुद्र साध्य रहता है और तमक श्वास कृच्छ साध्य बोला है। त्रय श्वासा न सिद्ध्यंति तमको दुर्बल, मतलब जो महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, यह तो सिद्ध नहीं होते हैं, और तमक श्वास जो है वो दुर्बल इंसान का भी सिद्ध नहीं होता है, ऐसे इन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है। तो हमें तमक श्वास की चिकित्सा करनी तो पहले बल बढ़ाना है और उसके बाद ही चिकित्सा करनी है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि शुद्र श्वासम आह रुक्ष इत्यादि, शुद्र श्वास के बारे में रुक्ष आदि से बताया है। रुक्षम अन्नपानम, मतलब रुक्ष अन्नपान का सेवन करने से। शुद्र अल्प निदान लिंग, शुद्र मतलब जिसमें निदान और लक्षण अत्यल्प है। उदीर्यन ऊर्ध्वम गच्छन, मतलब ऊपर की ओर प्रतिलोम गति से चलता हुआ जो वायु है उसके वजह से शुद्र श्वास लगता है। इतने ऊर्ध्व श्वासादया, इसका मतलब है कि ऊर्ध्व श्वासादि से अन्य जो श्वास है उसके बारे में बता रहे हैं। ससाध्य उक्ति छेद, मतलब ससाध्य का मतलब है कि यहाँ पे दूसरे जो हैं, जब महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास जब अव्यक्त अवस्था में रहते हैं तभी साध्य रहते हैं, ऐसा अर्थ योजना किया गया है। तो सर्वे महाश्वासादय अव्यक्त लक्षणा संति साध्य इति योज्यम, मतलब महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास अव्यक्त लक्षण जब रहे, कोई कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं तो साध्य होता है, और अगर पूरे सिम्टम दिखाई देते, सारे लक्षण आ जाए तो असाध्य अवस्था में जाते हैं। त्रय श्वासन सिद्ध्यंति महोर्ध्व छिन्ना संपूर्ण लक्षणा, मतलब महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास जब ये तीनों ही अपने पूर्ण लक्षणों से युक्त होते हैं, सारे लक्षण आ जाए तब ये असाध्य हो जाते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि शुद्र श्वास साध्य होता है, तमक श्वास कष्ट साध्य होता है, बाकी महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और छिन्न श्वास तीनों असाध्य होते हैं, और दुर्बल मनुष्य का तमक श्वास भी असाध्य होता है, ऐसे इन्होंने क्लियरली बता दिया है। और ये बोल रहे हैं कि जब तक अव्यक्त लक्षण वाले या पूर्व अवस्था में रहते हैं सारे श्वास और मनुष्य बलवान है तब तक वह साध्य रहते हैं, ऐसे इन्होंने क्लियरली बता दिया। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो हैंड रेज करिए कृपया, किसी को इस पे कुछ बोलना है तो हैंड रेज करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को नहीं बोलना है? आशा जी कुछ बोलना चाहती हैं? आशा जी आप कुछ बोलिए। हाँ जी सर, शुभ प्रभात सभी वैद्यों को। हाँ सुप्रभात। सर मेरा एक केस था, नॉन फैमिली का ही केस है, तो उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगी। ये जो शुद्र श्वास, तमक श्वास की बात हो रही है, एक्चुअली पेशेंट 22-23 इयर्स की है,
जब मेरे पास आई थी तभी, तो उन्हें क्षुद्र श्वास के लक्षण मुझे जैसे आपने इस यहाँ पे बताए गए हैं वैसे दिख रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने बताया ना कि सीतोपलादी चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है वगैरह, हम जो वात शामक कफ शामक औषधियां देते हैं, तो उससे उनका वातानुलोमन तो होने लग गया था, कफ का प्रकोप भी मतलब कफ शमन भी होने लग गया था। लेकिन बीच में फिर उन्होंने रिपोर्ट करवाया तो थोड़े चेस्ट में जैसे लंग्स में एम्फाइजेमा जैसा डेवलप होने लगा, तो टीबी के लक्षण आने लगे थे उन्हें। तो डॉक्टर्स ने उन्होंने डरा दिया कि भाई आपको तो टीबी है तो आपको ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो मॉन्टॉक्स वगैरह करा के उन्होंने टीबी की ट्रीटमेंट चालू कर दी, एकेटी। तो एकेटी लेने के बाद काफी सालों तक उन्होंने 2 साल तक एकेटी ली। बीच में उन्हें प्रेगनेंसी भी रही, एक फुल टर्म डिलीवरी भी हुई सिजेरियन सेक्शन से। तब तक तो सब ठीक था, लेकिन सर उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट बीच में डिसकंटिन्यू कर दी, मेरी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दी और एलोपैथी ट्रीटमेंट पे चले गए वो, वट एवर द रीजंस वर। और उसके बाद उनका जो सेकंड बेबी हुआ ना, तो उसमें भी फिर टीबी के लक्षण पाए गए। तो सर ये ओजहीनत्व के कारण हुआ होगा शायद, जी है ना? हाँ, तो अब सर इसमें आगे और क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बच्चे के आप लिए वही तो ओज क्षीणता आपने बताया, तो ओजोवर्धक दवाइयां दीजिए, जैसे कि जी अभ्रक भस्म दीजिए, त्रिवंग भस्म, बंग भस्म, जी सिद्ध मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये सब दे दीजिए। जी। और मैं थोड़ा अजागृत का भी सोच रही थी, क्योंकि इंटरनली ड्राइनेस होने की वजह से थोड़ा अजागृत वगैरह भी इसमें अच्छा रिजल्ट देता हाँ है ना? हाँ, थोड़ा ओके। ब्रीथ और करिए पहले। बच्चा है तो सर वमन वगैरह थोड़ा मतलब जैसे सद्य वमन करा सकते हैं ना, कफ का हाँ, उत्क्लेश करके। लेकिन पहले ब्रीहण करिए, अश्वगंधा लेहम वगैरह दे जी दें। जी जी हाँ, वो तो मैं च्यवनप्राश वगैरह दे के उनको करा दूंगी। हाँ घृतपान थोड़ा बहुत खाने में मिला के ऐसा कुछ करके करा दूंगी। हाँ ओके सर, ब्रीहण और रसायन चिकित्सा करूँ ना बाद में? हाँ, और ओके घृतपान तो जरूर कराइए, क्योंकि इतना रुक्षता है। जी जी सर। हाँ नहीं एक्चुअली क्या है सर, वो उसकी मदर को ही घृत से घृणा होती है, वो जैसे ही भी घृत सूंघती है ना, तो उन्हें घृत पसंद नहीं है, बचपन से ही उन्होंने घृत खाया ही नहीं है ज्यादा। नहीं, फिर तो आपको बस्ती देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे भी स्नेहन हो जाए तो फिर नीचे से मात्रा बस्ती दे दीजिए कुछ दिन। मात्रा बस्ती देने के साथ में श्वास की चिकित्सा करिए। बच्चा अभी मतलब सर 3-3.5 साल का ही है, तो क्या वो 20 ml या 10 ml तो दे सकती हैं। ओके। वो थोड़ा जिद्दी है, वो कहते हैं ना कि मतलब उनका माइंड पूरा एलोपैथी की तरफ ज्यादा है, तो मुझे पहले माइंड उनका कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नहीं ठीक तो है, कोई उनको बात नहीं। घी के लड्डू बना के दें, या हलवा में घी डाल के दें। नहीं सर, वही बात है, वो घी की कोई भी चीज खाने को रेडी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना जैसे माता में रहता है वैसे ही गुण बच्चे में आते हैं ना, तो तो वो उनकी खुद ही माता को नहीं ही खाती है, वो पसंद है। खाने भी नहीं देती है, ऐसे में। हाँ मतलब गुण आते ही है ना बच्चों में भी, तो उसके हाँ, हिसाब से उन्हें उस बच्चे को भी घी से घृणा है। जैसे हमने पराठे में डाल के दे दिया तो उसको तुरंत पता चल जाता है। ऑयल डाला तो ठीक है, लेकिन घी तो बिल्कुल अगर मना माँ कर खा रही देते होती तो उसको आदत डालती कि खाओ बेटा, खाओ बेटा। हैं। माँ एग्जैक्टली तो, हाँ। हाँ, तो ये थोड़ा इसलिए मेरा कठिन हो रहा है केस, लेकिन अभी देखते हैं। मात्रा बस्ती तो ठीक है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा उसे अभ्यंग वगैरह में या फिर हाँ, नहाने के पानी में वगैरह में चंदन लाक्षादी तेल से एक, चंदन वाला लाक्षादी तेल, शतग्रोत घृत वगैरह से कुछ हाँ अभ्यंग उद्वतन करवा के कर सकते हैं, क्योंकि हाँ बच्चों की स्किन वैसे भी परमेबिलिटी कम होती है, अच्छी होती है, तो एब्सॉर्ब होके भी स्नेहन हो जाएगा, हाँ, है ना सर? ओके ठीक है सर, करती हूँ। थैंक यू। जी डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं शुद्र श्वास पे? मनीषा सिंह मैम, अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो कृपया बोलिए। नहीं बोलना चाहती हैं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 41 नंबर का श्लोक देखते हैं आगे का, और फिर ये श्वास व्याधि खत्म हो जाएगा, उसका निदान खत्म हो जाएगा। इसमें बोल रहे हैं कि हिक्का और श्वास जो है शीघ्र ही मारक होते हैं। 41 नंबर का श्लोक, इसमें बोल रहे हैं कामम प्राण हरा रोगा बहवो न तु ते तथा यथा श्वासश्च हिक्का च हरता प्राणम आशु च। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि यद्यपि सन्निपात ज्वर आदि अनेक रोग प्राणघातक हैं, किंतु हिक्का और श्वास के समान प्राणघातक वो भी नहीं है। इतना ये डेंजरस है हिक्का और श्वास, क्योंकि पूरा शरीर जो है हमारा वो मतलब ऑक्सीजन पे ही डिपेंडेंट है, और यहाँ पे वही ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हिक्का और श्वास। तो ये दोनों रोग तो शीघ्र ही प्राणों का नाश कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अन्य जो रोग हैं, जैसे कि उदर रोग है, किसी को यकृत का रोग है, प्लीहा रोग है,
या किसी अंग विशेष का रोग है, मतलब वो दूसरे ऑर्गन के रोग हैं, वो इतने प्राणघातक नहीं होते हैं। और हिक्का और श्वास जो है प्राणोदान अधिष्ठान होने की वजह से, प्राण और उदान का अधिष्ठान होने से आशु प्राणहर होते हैं। वायु तो स्वयं आशुकारी होता है, विशेषतः प्राणवायु की विकृति से तो प्राणों का नाश अवश्यम भावी होता है, इसलिए आचार्य ने कामम प्राणहरा से स्पष्ट कर दिया है। और इसमें ऐसे बोल रहे हैं टीकाकार की उपेक्षणा सम्यक उपक्रमाभ्याम हिक्का श्वासयोः शीघ्र अवश्य मार्गत्व माह कामित्यादि, मतलब उपेक्षा करने से और ठीक ठीक उपचार न करने से हिक्का और श्वास जो है वो अवश्य शीघ्र प्राण नाशक हो जाते हैं। इसे स्पष्ट करते हैं कामित्यादि। काम शब्द अनुमति सूचक है, मतलब यहाँ पर ना, यहाँ पे अगर उनकी चिकित्सा नहीं किया गया और उपेक्षा किया गया हिचकी और श्वास का, तो ये शीघ्र ही प्राणों को नाश कर देते हैं। फिर बोल रहे हैं कामम मनुगतो प्राणहर सन्निपात ज्वरादेह शेषम सुबोधमिति। सन्निपात ज्वरादि आदि रोग अनेक रोग निश्चय से प्राण नाशक होते हैं, शेष सुगम है। मतलब तो ये इसीलिए ना सन्निपात ज्वर से भी ये ज्यादा डेंजरस होते हैं, हिक्का और श्वास, ऐसे इन्होंने बता दिया। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो हैंड रेज करिए। सरोज मिश्रा जी आप कुछ बोल रहे थे, आपका बोलते बोलते आवाज चला गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। सरोज मिश्रा जी अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया बोलिए, आप क्या बोलना चाहते थे, कंप्लीट कर दीजिए। सर प्रणाम, अभी आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए। हाँ, तो वो मैं बोल रहा था कि इंटरस्टिशियम जो होता है, इंटरस्टिशियम मतलब एल्वियोलाई और ब्लड वेसल जहाँ पे एयर का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उसके बीच के एरिया को इंटरस्टिशियम बोलते हैं। तो वहाँ की दो तरीके की बीमारियां, एक तो वहाँ पे है और दूसरा वहाँ पे फाइब्रोसिस हो सकती है। इन्फ्लेमेशन को ठीक करना तो हमारे लिए इजी होता है, फाइब्रोसिस को ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, जख्म हो जाता है, उसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। उसमें लंग के सिकुड़ने की बीमारी, इसमें लंग का साइज कम हो रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद के हिसाब से इसमें वात का इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं, जहां जहां पे अंगों का साइज कम होता है वात का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें एलोपैथ भी दो तरीके की मेडिसिन देता है, एक तो निंटाडेनिब और परफेनिडोन करके आती है। इसको कई बार लंग का कैंसर भी बोल दिया जाता है। तो वहां पे ये बीमारी हुआ करती है, इंटरस्टिशियम कहते हैं उसको। अच्छा, ये इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जो हमारी हुई, तो इसमें करीब 200-250 से अधिक बीमारियां इसमें शामिल होती हैं। तो ये जो 200-250 से अधिक बीमारियां शामिल होती हैं, वो कई बार टीबी या छोटी मोटी बीमारियों के लक्षणों को मिमिक करती हैं, इसलिए हमको इसको पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक तरीके की बीमारी सार्कोइड मटेरियल के डिपॉजिट हो जाने की वजह से, जिसको हम मॉडर्न साइंस में ऑटो इम्यून डिसीज भी कहते हैं, उसको सार्काइडोसिस बोला जाता है। तो सार्काइडोसिस में केवल लंग का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं, लंग के साथ अदर ऑर्गन्स का भी इन्वॉल्वमेंट शामिल रहता है। और इसको पहचानना, जितनी भी इंटरस्टिशियल डिसीजेज हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज हैं, इनको पहचानना भी 1 मिनट से भी कम का काम है। कि यहाँ पे हमारे नेल में कबिंग हो जाया करती है, एक विशेष तरीके का क्रेपिटेशन लंग में सुनाई देता है, जिसको वेलक्रो क्रेप्ट्स कहते हैं या एक्सपिरेशनल क्रेपिटेशंस कहते हैं। तीसरी तरीके की जो टीबी से हमको सार्काइडोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस को डिफरेंशिएट करती है, वो है कि इसमें ड्राई कफ होता है, जबकि टीबी वगैरह के केसेस में स्प्यूटम वाला कफ होता है, जिसमें हेमोपेथिक ब्लड भी आता रहता है बलगम में। अच्छा, इसके अलावा वेट लॉस दोनों ही कंडीशंस में टीबी में भी हो रहा है सार्का, तो इसको पहचान मुश्किल होता है। इसके बाद हम जैसे संतमक श्वास में देख रहे थे कि पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट साथ में हुआ है। तो में वो जो बुजुर्ग थे जो आपके पास आए थे, तो उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। तो हमें जैसे कि हम हार्ट की ज्यादातर कंडीशंस जो होती हैं वो सांस की बीमारियों को इन्वॉल्व करती हैं। आवाज गड़बड़ा रहा है सर। सरोज मिश्रा जी आवाज नहीं आ रहा है आपका क्लियर जी।
डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर, उच्च श्वास का जो अभी चर्चा चल रहा था, जी तो इसमें केस था मेरा, जी बच्चा लड़का था 14-15 साल का। जी तो उसमें भी ये सारे लक्षण थे और स्नेहन की काफी कमी थी उसमें, वातज कफ श्वास था उसका, और ऐसे ही लंग्स लेफ्ट साइड का लगभग 30% उसका सिकुड़ गया था। बाद में उसको डॉक्टर्स टीबी की भी दवाइयां स्टार्ट कर दिए थे। बाद में मेरे पास आए 6 महीने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया कि 6 महीने तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे कुछ मेजर लक्षण नहीं थे उसमें और ना रिपोर्ट में पॉजिटिविटी भी आया। फिर भी उसको बोले कि आपको दवा खाना पड़ेगा। फिर मैं उसको 3 महीने तक वो दवा बोली कि चलो ठीक है, स्टार्ट कर लिए हो तो और खा लो, 3 महीने खा लो। साथ में अपनी आयुर्वेदिक औषधियां दी, दीपन पाचन करके। रुक्षता बहुत थी बच्चे में और कंटिन्यूसली ऐसे ही खांसता था, ड्राई कफ भी था। फिर वेट भी लॉस होने लगा उसका, काफी वेट लॉस हुआ। अपनी औषधियों पे धीरे धीरे डिपेंड करके फिर उसको 3 महीने के बाद सारी दवाइयां वो बंद कर दी मैंने। श्वास का चिंतामणि रस और लक्ष्मी विलास रस, संग्राम रस और कंठकारी, गुडुची और इसके साथ वासा, ये सब मिला करके योग बना करके दिए उसको। तो उसमें अवलेह भी चलाया मैंने, साथ में कंठकारी अवलेह चला करके फिर कुछ समय तक औषधि दे करके फिर पंचकर्म भी करवाया ग्रहण के लिए। उसमें पंचकर्म के बाद में धीरे धीरे बच्चे को काफी आराम आ गया। लगभग 21 दिन में बहुत रिलीफ मिल गया। फिर 1.5 महीने तक उसको ट्रीटमेंट दे करके फिर मैंने एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में काफी अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आए और जो सिकुड़न थी लेफ्ट साइड की लंग्स की, वो भी काफी हद तक अच्छी हुई। एलवली वगैरह में ऑक्सीजन भी अच्छा लेने लगा और वेट भी अच्छा आ गया उसका। अभी 6 महीने के बाद भी अच्छा उसका वेट लगभग 14 kg वेट गेन हो गया। उसमें अश्वगंधा अवलेह कंटिन्यू उसको दिया 1-1 चम्मच और घृत पान करके। सब चीज होने के बाद फिर भी उसको बीच बीच में अभी भी उसको कफज प्रॉब्लम आता है सर। थोड़ा जैसे कोल्ड डस्ट वगैरह में रहा या ज्यादा कोल्ड पानी वानी पी लिया, तो थोड़ा लेफ्ट साइड उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो ये असाध्य अवस्था जो थी उसकी, तो इसमें तो अच्छा आया सर और रिजल्ट भी अच्छा आया और वेट भी अच्छा हुआ, अच्छा हेल्दी हो गया बच्चा और सब अपना काम वाम करने लगा। और इसमें बीच में अभी उसको नस्य और यही कफ शामक और अवलेहम ये बीच बीच में चलाने को देती हूँ। बाकी इसमें यही जो क्षुद्रपास था उसमें मैंने देखा कि असाध्य होता है ये, और लेकिन कोशिश किए और ठीक हुआ बच्चा सर। ये मेरा एक्सपीरियंस था सर। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर आशा जी, आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आशा जी। हाँ जी सर। सर सरोज मिश्रा सर जो बात कर रहे थे ना कि डिफरेंशिएशन जैसे डिफरेंशिएटिव सिम्टम्स होते हैं सार्कोइडोसिस और टीबी में, तो उन्होंने बताया कि ड्राई कफ जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है सार्कोइडोसिस में या फिर आता है जाता है, ऐसा होता रहता है, ये पूछना था। सरोज मिश्रा जी, आपसे आपका प्रश्न है। मिश्रा जी। कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू रहता है सर, ओके। और कंटिन्यू रहता है। वेट लॉस सर? वेट लॉस भी कंटिन्यू ही रहेगा। ओके, तो एग्जैक्टली आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे सार्कोइडोसिस और टीबी में, ये थोड़ा बताएंगे? हाँ, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में टीबी में हमारा इस प्रोडक्टिव कफ रहेगा, सार्कोइडोसिस में ड्राई कफ रहेगा। ओके। नंबर 1 ये रहेगा। दूसरा चेस्ट HRCT से जी कंफर्म हो जाएगा। तीसरा जी सर, आपकी CD4 आवाज रहेगा। कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। चेस्ट HRCT
मैम उसमें पता क्या बात है सर की मैं बता देता हूँ। ट्यूबरकुलोसिस और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में सार्कोइडोसिस में इतना ही डिफरेंस रहेगा। जो सार्कोइडोसिस में रहेगा ड्राई कफ रहेगा, और अगर आप चेस्ट एस्कल्टेट करके देखेंगे उसमें आपको एक्सपिरेटरी क्रेप्ट्स मिलेंगे। अभी आवाज सही आ रही होगी मेरी। कंटिन्यू करो सर। जी सर। पवन जी कंप्लीट कर दीजिए आप, फिर मिश्रा जी बोलेंगे। और सर उसमें लंग्स की जो पिक्चर है ना ट्यूबरकुलोसिस हाँ, तो वाले ये CD4:CD8 ये 3:, आप कंप्लीट कर दीजिए फिर। 3.5। पवन जी आप कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, जैसे लंग्स का हम एक्सरे निकालेंगे, ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को कैविटी मिलेगी अपर जोन और लोअर जोन में। सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट को पूरे लंग में आपको इनफिल्ट्रेशन मिलेगा। और दूसरा स्पूटम का अगर टेस्ट कराएंगे, स्पूटम फॉर AFB ट्यूबरकुलोसिस में पॉजिटिव मिलेगा और CV नॉट पॉजिटिव मिलेगा, सार्कोइडोसिस में नहीं मिलेगा पॉजिटिव। बेसिकली मोटा मोटा यही रहता है, जो मतलब बहुत जल्दी से वो हो जाता है। मींस मोंटेक्स टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा, राइट? मोंटेक्स तो मैम सभी में ही मिल जाता। मोंटेक्स मतलब नॉट ए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। स्पूटम पॉजिटिव नहीं मिलेगा। जी जी जी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच जी। और सरोज मिश्रा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, कंप्लीट कर दीजिए। मिश्रा जी, आकांक्षा मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए आप। जी सर, मतलब मैं इसको बस ये सोच रही थी सर, अभी आपने जो भी पढ़ाया है सर, तो जो भी श्वास के जो आपने प्रकार पढ़ाया है, तो अगर हम लोग ट्रीटमेंट के हिसाब से जाते हैं तो इसमें हमको 3 तरह के ट्रीटमेंट दिख रहे हैं। तो एक श्वास, जो भी आपने श्वास के प्रकार पढ़ाए हैं, और उसके बाद फिर तमक श्वास, और उसके बाद फिर ये सरलतपक प्रतमक, क्योंकि इसमें चिकित्सा प्रोटोकॉल थोड़ा सा अलग हो जाता है। अन्यथा अगर हम श्वास के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो भी उसके कारण है वो कहीं ना कहीं कफ जोश से ही शुरू हो रहे हैं। तो वहाँ पे हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जब हम लेंगे तो वहाँ पे कफ की चिकित्सा वहाँ पे एक मेन चिकित्सा हो जाती है। और उसके बाद से जब हम तमक श्वास में आते हैं तो तमक श्वास में भी उसमें कुछ प्रकार बता दिए गए हैं, जिसमें वात कफ संप्राप्ति में और कफ जोश। तो इसमें चिकित्सा करते समय हमको कहीं ना कहीं पे वेगावस्था, अवेगावस्था और फिर अपुनर्जब चिकित्सा, इन 3 तरीके को अगर हम मिला के चलेंगे तो हमको पेशेंट में रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वेगावस्था में हमको ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट में कफ की प्रबलता कितनी है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे कफ ज्यादा है तो वहाँ पे आप वनमन दे सकते हैं। और लेकिन अगर पेशेंट का देखना पड़ेगा, अगर पेशेंट अगर खुश है तो वहाँ पे हम शमन चिकित्सा शुरू करें। तो वेगावस्था में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा अलग होते हैं। उसके बाद अवेगावस्था में हम जो भी ट्रीटमेंट है, जैसे घृतपान है या वर्धमान पिल्पली है या श्वासोच्छ्वास चिंतामणि, ये जो भी हमारी चिकित्सा चलती है उसके बाद, और उसके बाद अपुनर्जब चिकित्सा में डालना पेशेंट को बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये पेशेंट बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि बाकी तो ठीक है, शुद्ध श्वास में इतना नहीं रहता है क्योंकि बहुत जल्दी फायदा नहीं जाता पेशेंट को। लेकिन जो मेन जो बड़े बड़े श्वास के प्रकार हैं और जो खासतौर से तमक श्वास है, इसमें अपुनर्जब चिकित्सा थोड़ा कंटिन्यू और साथ में रसायन चिकित्सा हम देंगे तो पेशेंट को ये चीजें जल्दी जल्दी रिलैक्स हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं और फिर नेक्स्ट सीजन में कभी कभी हो जाता है अगर पेशेंट प्रॉपर शांति नहीं रखता है। तो एक बार पेशेंट जरूरी नहीं है, अगर उसने वमन करा दिया तो दूसरे सीजन में उसको नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमको अपुनर्जब रसायन चिकित्सा अगर हम कंटिन्यू रखेंगे इसकी, तो फिर हमको ये चीजों में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बोलना है तो कृपया बोलिए। जी आकांक्षा मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। इसमें आपने जो अवेगावस्था में बताया वर्धमान पिपली प्रयोग, तो ये कितने टाइम तक कंटिन्यू रख सकते हैं? अगर एज फॉर एग्जांपल मैंने जो केस बताया 3.5-4 साल का बच्चा है, तो उसमें कितने टाइम तक कंटिन्यू रख सकते हैं? 21 दिन, 15 दिन? बच्चा है तो मैम ये तो आपको थोड़ा कम ही, आप इसमें 64 पिपली का प्रयोग कर दीजिए वर्धमान पिपली की अपेक्षा, ऐसा मुझे लगता है। 64 प्रहरी आप पिपली ना? हाँ, और इसमें ये क्या, ये अवेगकालीन चिकित्सा है ना, तो ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलाएंगे क्योंकि ये अपुनर्जब चिकित्सा नहीं है, रसायन चिकित्सा नहीं है। तो आप उसको कुछ दिन तक लेके फिर आप उसको बंद करके फिर आप उसको जब पेशेंट को फायदा हो जाए उस ड्यूरेशन में, तब आप उसको अपुनर्जब चिकित्सा में डाल के
आप फिर बाकी की ट्रीटमेंट उसको मतलब पर्टिकुलरली जैसे रसायन चिकित्सा है, संतकारी अवलेह है, या हम लोग बाकी भी जो भी पृथ्वी से रिलेटेड जो भी कल्चर बनाते हैं, या बहुत सारे आपको बाहर भी इसके मिलते हैं, वासा अवलेह है ना, तो ये सारी चीजें को आप डाल के पेशेंट को आप आगे से वो चीज कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसको मुझे लगता है अवेकालीन चिकित्सा में हम बहुत आगे कंटिन्यू कर सकते बच्चे में ये चीजें। जी मैडम, इसमें आई थिंक कुबेराक्ष चूर्ण का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ब्रूहण भी करेगा और वात शमन भी करेगा ना, और बच्चों के लिए कुबेराक्ष अच्छा रहता है। मैंने यूज नहीं किया सर, बताएंगे इसके बारे में। अरविंद सर बताएंगे। सर आपको कुछ अनुभव है क्या? कुबेराक्ष का काम अच्छा रहेगा। हाँ, लेखन कार्य भी करेगा और वो क्लेद वगैरह को भी निकाल देगा, बहुत अच्छा रहता है। मैंने यूज किया है, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। ओके सर, ठीक है। एक्चुअली मैम छोटे बच्चों में ना हम चूर्ण की मात्रा अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हिंगाष्टक चूर्ण है ताकि अनुलोमन होता रहे, या कर्पूरादि चूर्ण है ना, तो ये जो कल्प है उससे हम बच्चों में, ताकि टेस्ट भी बच्चों का आता रहे, और कैस्टर ऑयल है ना, बहुत इजीली बच्चे को हम दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अवेकालीन के लिए हम ये कंटिन्यूसली यूज करते हैं। जी जी हाँ, वो तो सर मैडम जैसे हम खाना वाना बनाते हैं तो उसमें हिंग वगैरह का उपयोग करते ही हैं, तो उस प्रकार से उसका प्रयोग करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आकांक्षा मैडम। थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।